हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथोलॉजिक बिहाइंड। आज हम लीनियर अलजेब्रा के गेट 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सपोज दैट M इज अ 5x5 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। ओके, सो हमारे पास क्या है, देखो मैट्रिक्स है 5x5 की और एंट्रीज इसकी क्या है, रियल है, रियल एंट्रीज हैं। एंड Px इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x I माइनस m। ओके, सो हमारे पास ये Px दिया गया है विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एम। सो बेसिकली ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल गिवन है ऑफ मैट्रिक्स एम का। और एम जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या है, रियल है। देन हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, P0 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम। सो पहला ऑप्शन हमारे पास है P0 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ P0, तो देखो क्या आता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सो P0 रखने पे आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस एम, राइट। ओके, अब देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हो, ये जो मैट्रिक्स है वो 5x5 की मैट्रिक्स है ना, तो ये हो जाएगी हमारे पास -1 रेज टू द पावर 5 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम। माइनस की पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम। इसका मतलब क्या है कि P0 जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस एम है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम है। ओके, सो P0 हमारे पास ये आ गया, जबकि गिवन क्या है हमारे पास, P0 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एम। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ये रॉन्ग ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं। सो एवरी आइगन वैल्यू ऑफ एम इज रियल इफ P1 P2 0 दोनों का सम 0 और P2 P3 का सम 0। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हम बहुत आसानी से एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। लाइक मुझे रियल रूट्स नहीं रखने हैं ना, मुझे रियल रूट्स नहीं रखने और मुझे ऐसे काउंटर एग्जांपल बनाना है। तो सबसे सिंपल है कि क्या कर लो, आइगन वैल्यूज हम क्या रख लेते हैं इसके, जैसे मान लो पॉलिनोमियल क्या बना लो, पॉलिनोमियल बना लो ऐसा कुछ x² + 1, इसका रियल रूट्स नहीं मिलेगा। और साथ में इन इन वैल्यू पे 0 होने वाले पॉलिनोमियल बना दो। तो x-1 करूँगा तो 0 हो जाएगा, फिर x-2 भी करना पड़ेगा ना, सो x-2 कर लिया और फिर यहाँ पे x-2 हो गया इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा x-3। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो सेटिस्फाई करेगा, है ना। जैसे तुम P1 करोगे तो भी वैल्यू 0, P2 करोगे तो भी वैल्यू 0 और P3 करोगे तो भी वैल्यू 0। तो हमने ऐसे जानबूझ के एक पॉलिनोमियल बनाया और हमने फर्स्ट वाला जो रखा है वो रखा है ऐसा कि उसकी आइगन वैल्यूज जो है वो रियल ना हो। ओके, सो 5x5 की मैट्रिक्स है तो 5 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, तो इन सबका सम करोगे तो 5 डिग्री बन रही है ना। तो तुम देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, P1 + P2 करोगे तो 0 + 0 0 और P2 + P3 करोगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। पर इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, आइगन वैल्यूज होंगी इसकी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड प्लस माइनस आयोटा। तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज तो रियल नहीं है, सो एवरी आइगन वैल्यू ऑफ एम इज रियल गिवन है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉन्ग हो जाएगा ना, ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसा पॉलिनोमियल बना पा रहे हैं जो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर वो उसकी सारी आइगन वैल्यूज जो है वो रियल नहीं है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। कंस्ट्रक्शन करना होता है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में गिवन है कि m इज नॉट इन्वर्टिबल इफ m² - 2m इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब m अगर इन क्या गिवन है, देखो हमारे पास m² - 2m इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। और क्या कह रहा है कि m इज नॉट इन्वर्टिबल, m जो है वो 5x5 की मैट्रिक्स है, राइट। और ये हमारे पास गिवन है, मतलब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल गिवन है। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो m इंटू m - 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, टोटल कौन से केसेस बनेंगे,
ये पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज ये भी तो है कि m जो है वो 0 हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएंगी m की, है ना। ये पॉसिबिलिटीज भी तो है कि m जो है वो 2 आइडेंटिटी हो जाएगी, और साथ में ये भी पॉसिबिलिटीज है कि m जो है वो सिंपल यही होगी। तो सपोज अगर मान लो कि m इज इक्वल टू 2i हुआ, अगर m इज इक्वल टू 2i हुआ, है ना, ये भी तो हो सकता है ना, m इज इक्वल टू 2i भी तो हो सकता है ना। अगर m इज इक्वल टू 2i हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स तो इन्वर्टिबल हो गई, पर इसने कहा है नॉट इन्वर्टिबल, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो मैं करेक्ट नहीं कर सकता, m इज इक्वल टू 0 से अगर यहाँ पे ये तुम कहोगे कि मैं m इज इक्वल टू 0 ले लूँ, सो ये जीरो मैट्रिक्स है, सो ये तो नॉट इन्वर्टिबल है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, किसी भी ट्रू के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ को प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। पर अगर किसी चीज़ को फॉल्स करना है तो हमें काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये क्या है, m इज इक्वल टू 2i रख करके हम एक काउंटर एग्जाम्पल बना रहे हैं, और इस काउंटर एग्जाम्पल से किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर सकते हैं ना। बाई एग्जाम्पल किसी को प्रूफ नहीं कर सकते, पर बाई एग्जाम्पल किसी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या, वो रिमूव हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा वो हम वो भी देखेंगे कि सी ऑप्शन हमारा कैसे करेक्ट हो रहा है। ओके, तो देखो क्या है हमारे पास, कह रहा है कि m इनवर्स इज नेसेसरली अ पॉलिनोमियल इन m ऑफ डिग्री 4, ठीक है। इफ m इज इन्वर्टिबल, m इनवर्स इज नेसेसरली अ पॉलिनोमियल इन m, मतलब m इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ऑफ m होगा, ऑफ डिग्री 4 का, ठीक है। ये कब होगा, जब m इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि इफ m इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो देखो m इज इन्वर्टिबल, अगर m इन्वर्टिबल है, ओके, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ xi माइनस m है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनेगा ये कुछ ऐसा ही बनेगा ना, कुछ कांस्टेंट प्लस a1 टाइम्स ऑफ x प्लस a2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 5 ऑर्डर की पॉलिनोमियल है तो ऐसा ही कुछ बनेगा, एक्स क्यूब प्लस a4 टाइम्स ऑफ x4 एंड देन a5 टाइम्स ऑफ x5। ओके, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, तो 5 डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगी, है ना। और हम जानते हैं बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल सेटिस्फाइज, है ना। तो जब हम सेटिस्फाई करेंगे, तो जब हम पीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। मतलब जैसे ही हम m डालेंगे तो a0 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी प्लस a1 टाइम्स ऑफ m, a2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस a3 टाइम्स ऑफ m क्यूब, a4 टाइम्स ऑफ m रेज टू द पावर 4 प्लस a5 टाइम्स ऑफ m रेज टू द पावर 5 एंड विच इज इक्वल टू 0। अब जब इसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो m, क्योंकि m गिवन है कि m जो है वो इन्वर्टिबल है, तो m इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, m इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसको m इन्वर्स से क्या करो, मल्टीप्लाई करके देखो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा। और राइट साइड में 0 ही होगा ना, m इन्वर्स टाइम्स 0 क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, a0 m इन्वर्स प्लस a1 आइडेंटिटी a2 m, a3 m स्क्वायर, a4 m3, a5 m रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ से मैं m इन्वर्स निकाल लूँ तो क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास a1i प्लस a2m प्लस a3 m स्क्वायर प्लस a4 m3 प्लस a5 m रेज टू द पावर 4, ये सारा का सारा नेगेटिव के साथ इधर आ जाएगा एंड अपॉन a0, ठीक है।
तो अब तुमको अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है कि एम इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर ए नॉट 0 हो गया तो एम इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ये क्या हो गया, कोई पॉलिनोमियल ऑफ एम हो गया ना, ये तो पॉलिनोमियल ऑफ एम हो गया ऑफ डिग्री 4 है ना, ये ऊपर में जो हो गया वो पॉलिनोमियल ऑफ एम हो गया ऑफ डिग्री 4 है ना, मतलब डिग्री ऑफ उसको क्यों नाम दे देता हूँ मैं, कोई पॉलिनोमियल है मान लो इज इक्वल टू 4 है ना, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो, 4 अपॉन ए नॉट। पर ए नॉट है क्या, ए नॉट किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म होता है वो उसका डिटर्मिनेंट होता है ना, माइनस टाइम्स ऑफ ए नॉट क्या हो जाएगा बताओ, ए नॉट हो जाएगा -1 टाइम्स ऑफ 5 डिटर्मिनेंट ऑफ एम, राइट। तो ए नॉट तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एम इनवर्टिबल है, तो ए नॉट नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर ए नॉट नॉन जीरो होगा तो एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो यही ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि एम इनवर्स इज नेसेसरली अ पॉलिनोमियल इन एम ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 की होगी इफ एम इज इन्वर्टिबल, राइट, डिग्री 4 की होगी, तो इसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट है, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि हम ए बी और डी को क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर पा रहे हैं, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताओ, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं अभी अपलोड करूंगा इस पे, तो वो आपके काम आएगा। प्रेस कर दो बेल आइकन को, जल्दी से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप वीडियोस देख सकते हो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है कि सपोज वी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर सी। तो देखो क्या गिवन है हमारे पास, सबसे पहले वी जो है उसकी डायमेंशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ओके, नॉन जीरो वेक्टर स्पेस कह रहा है ना, फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो डायमेंशन वी की ग्रेटर देन जीरो है, और वी जो है ओवर सी फील्ड पे है, ठीक है। एंड टी जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से, वेक्टर स्पेस वी से वी पे। अब ये ध्यान देना, ये फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो अगर फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हम अब इस पे बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, राइट। रैंक नलिटी थ्योरम जो होती है वो फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए होती है, ठीक है, सारे स्पेस के लिए नहीं होती। तो अगर आपके पास फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो आप रैंक नलिटी थ्योरम यूज कर सकते हो, जो कि इसमें यूज होगा, अभी देखो आप। सो टी जो है वो वेक्टर स्पेस वी से वी पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सच दैट कि रेंज स्पेस ऑफ टी, जो भी रेंज होगा वो नल स्पेस के बराबर है। ओके, तो रेंज स्पेस और नल स्पेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो चलो वन बाय वन चेक करते हैं। पहला कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ वी इज इवन। तो देखो ये तो करेक्ट हो जाएगा कैसे, रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, रैंक नलिटी थ्योरम क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी है ना, तो जो रैंक और जो नलिटी होती है, ठीक है, वो डायमेंशन वी के बराबर हो जाती है। डायमेंशन किसके बराबर होती है, वी डोमेन जहाँ पे है ना, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन वी से डब्ल्यू ले लूँ तो इसके बराबर होगी। ओके, यहाँ पे वी से वी पे है, लीनियर ऑपरेटर हो गया एक तरह से आपके पास। तो रैंक क्या होता है, रैंक होता है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। ओके, सो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या होता है, रैंक होता है, यही होता है हमारे पास रैंक। और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, यहाँ पे टी लिख सकते हो आप, रैंक टी और नलिटी टी बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी बोलते हैं। सो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस टी जो होती है उसको हम कहते हैं नलिटी ऑफ टी, ठीक है। सो इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी को हम कहेंगे नलिटी ऑफ टी।
ओके, अब दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो क्या मैं रैंक टी को रैंक टी रहने दूं और नलिटी टी को रैंक टी कर दूं? तो ये क्या हो गया हमारे पास, डायमेंशन ऑफ वी हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रैंक टी। तो रैंक टी चाहे कुछ भी हो, जब उसका 2 टाइम्स करोगे तो वो कोई इवन नंबर ही आएगा, और वो इवन नंबर क्या होगा, डायमेंशन होगा। तो इसका मतलब डायमेंशन वी जो होगा वो एक इवन नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, पर ये क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है और आंसर के हिसाब से इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें फॉल्स पकड़ना है ना। ये स्टेटमेंट करेक्ट है पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, चलो फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है कि 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी। ओके, और सी स्टेटमेंट देखो, सी स्टेटमेंट कह रहा है कि बोथ 0 एंड 1 आर आइगन वैल्यूज ऑफ टी, है ना। एक कह रहा है 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, और एक कह रहा है बोथ 0 एंड 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो इन दोनों में से क्या करेक्ट है? और डी स्टेटमेंट कह रहा है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो एक स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि रेंज जो है किसी ट्रांसफॉर्मेशन का और नलिटी किसी ट्रांसफॉर्मेशन की, नल स्पेस किसी ट्रांसफॉर्मेशन का सेम है, इसका क्या मतलब है? यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखो यहाँ से टी स्क्वायर के बारे में कंक्लूजन निकलेगा। कैसे? टी एक्स क्या है, टी एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेंज स्पेस में जाएगा, है ना, क्योंकि रेंज टी में जाएगा, क्योंकि अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वेक्टर स्पेस वी से वी पे, तो यहाँ पे कोई भी एक एक्स होगा, इसका जब इमेज पास करोगे तो इमेज क्या आएगा, टी एक्स आएगा, राइट। ये इमेज क्या होगा, रेंज स्पेस होगा। ठीक है, और यही किसके बराबर है, यही नल स्पेस के बराबर भी है। यही क्या है, नल स्पेस के बराबर भी है ना। तो अगर ये नल स्पेस के बराबर है, इसका मतलब टी एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, रेंज में भी कर रहा है और नल स्पेस में भी कर रहा है, नल स्पेस में भी कर रहा है। और क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये टी एक्स जो होगा, रेंज जो होगा वो क्या होता है, आर टी से मान लो रेंज स्पेस को डिनोट कर रहे हैं, तो टी एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, है ना। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, है ना, ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। टी एक्स क्या होगा, नल स्पेस में जाएगा, तो जब भी टी एक्स नल स्पेस ऑफ टी में जाएगा, इसका मतलब क्या है, टी टाइम्स ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, राइट। ये किसके लिए सही है, सारे एक्स के लिए, क्योंकि सारा एक्स के लिए टी एक्स जो है वो रेंज में जा रहा है, और फिर टी एक्स नल में भी जा रहा है, तो नल स्पेस में टी ऑफ टी एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर कुछ नहीं है, अब ये टी स्क्वायर ऑफ एक्स जो है वो 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू वी। इसका मतलब क्या होगा, टी स्क्वायर ऑपरेटर जो है वो एक 0 ऑपरेटर है, क्योंकि ये सारे एक्स के लिए 0 हो रहा है, तो हम टी स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, 0 ऑपरेटर कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ भी करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है, पर आंसर के हिसाब से ये इनकरेक्ट है ना। अब आइगन वैल्यूज पे आते हैं। ओके, देखो आइगन वैल्यूज क्या है, ये देखो डायमेंशन क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। डायमेंशन क्या है, ग्रेटर देन 0, नॉन जीरो वेक्टर है डायमेंशन। और हमने बाद में ये देखा कि इवन है, तो इसकी कम से कम डायमेंशन वी क्या होगी, 2 होगी, या 4 हो सकती है, या 6 हो सकती है, जो भी होगी, तो कम से कम तो 2 हो सकती है ना, उससे कम नहीं हो सकता। और अगर 2 है और टी स्क्वायर करने पे 0 हो गया, टी स्क्वायर करने पे 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या है, नील पोटेंट ऑपरेटर है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नील पोटेंट ऑपरेटर। ये एक क्या हो गया, नील पोटेंट ऑपरेटर हो गया। और हम जानते हैं किसी भी नील पोटेंट मैट्रिक्स या नील पोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन की सारी आइगन वैल्यूज 0 होती हैं। सो द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ nilpotent operator is 0, ऑपरेटर इज 0। ओके, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, ये तो करेक्ट ऑप्शन है ना। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, इसने कह दिया कि 1 0 एंड 1 आर आइगन वैल्यूज ऑफ टी, तो 1 तो नहीं है ना,
केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेशन के पास 0 ही आइगन वैल्यूज है। तो इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट P बिलोंग्स टू M n P belongs to set of all matrices of order m cross n over filled R. Consider the following statement. अब ये दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और पूछ रहा है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। ओके, तो वन बाय वन करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि इफ एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर ऑल एक्स m of 1 cross m over R and y belongs to n cross 1 over R। ठीक है, और P जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इसको। m को क्या कर लेते हैं 2 ले लेते हैं और n को क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल पे मैं सही कर इसको देखूंगा और ये एक्चुअली में सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, पर मैं बताऊंगा कि कैसे इन जनरल भी ट्रू हो जाएगा। ओके, तो देखो कैसे ट्रू हो रहा है ये स्टेटमेंट। तो अगर हम m इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ओके, तो m इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो x क्या हो जाएगा हमारा, x जो है वो हमारे पास बिलोंग करेगा m ऑफ 1 क्रॉस 2 से। ठीक है, तो मान लो कि x को हमने ले लिया x1 और x2। ठीक है, y हमारे पास क्या हो जाएगा, y जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 3 क्रॉस 1। तो y को ऐसे मान लेते हैं y1 y2 और y3। ठीक है, और P जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसी बनेगी, वो मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 3 की। तो इसको ऐसे ले लेते हैं, मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23। ओके, मान लिया। अब क्या कह रहा है कि एक्स पी वाई इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, और ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई। तो अभी मैं इस पे लेके दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इस एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करूंगा x1 x2, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास A11 A12 A13 और फिर आएगा A21 A22 A23, ऐसा कुछ। और फिर आ जाएगा हमारे पास क्या y1 y2 एंड y3, ऐसा कुछ आ गया। अब ये 0 के बराबर है। ठीक है, 0 के बराबर है। इसको चेक करो क्या आता है। तो जो हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है यहाँ पे। सो ये हो गया x1 और x2 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास A11 y1 प्लस A12 y2 प्लस A13 y3, और यहाँ पे आएगा सेकेंड रो में आएगा हमारे पास A21 y1 प्लस A22 y2 प्लस A23 y3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, जब रो वाइज इसको अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये ऐसे आ जाएगा x1 टाइम्स ऑफ A11 y1 प्लस A12 y2 प्लस A13 y3 प्लस x2 टाइम्स ऑफ A21 y1 प्लस A22 y2 प्लस A23 y3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ऊपर में थोड़ा कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। तो इधर क्या आएगा हमारे पास A11 x1 y1। ओके, इधर हमारे पास आ जाएगा A11 x1 y1 प्लस A12 x1 y2 प्लस A13 x1 y3। ओके, एंड देन प्लस A21 x2 y1 प्लस A22 x2 y2 प्लस A23 x2 y3 इज इक्वल्स टू 0। एक चीज देखो, ये जो स्टेटमेंट कह रहा नहीं है फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई के लिए इसने ट्रू कहा है।
इसने सारे एक्स और सारे वाई के लिए ट्रू किया है। हमने कंडीशन किस पे इम्पोज किया है? हमने कंडीशन m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 पे इम्पोज किया है ना। पर ये एक्स और वाई तो से मतलब रहेंगे ना, ऐसे टू, जैसे 2x1 1x2 का एक्स होगा और 3x1 का वाई होगा। ये हर एक एक्स और वाई के लिए ट्रू है ना। तो अगर हर एक एक्स और वाई के लिए ट्रू है तो देखो x1 y1 x1 y2 और x1 y3 x2 y1 x2 y2 और x2 y3। अगर तुम इधर से कंपेयर करोगे तो सबका कोएफिशिएंट 0 है। इधर सबका कोएफिशिएंट 0 है। 0 टाइम्स ऑफ x1 y1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ x2 y2। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे के लिए ट्रू है, इसलिए कोएफिशिएंट कंपेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, फॉर सम के लिए ट्रू होता तो ऐसे नहीं कर सकते थे, है ना। सारे के लिए ट्रू है इसलिए कोएफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? सारे के सारे a11 0 हो गए, a12 0 हो गया, a13 0 हो गया एंड सो ऑन। इसी तरीके से सब के सब कोएफिशिएंट 0 हो गए, a23 0 हो गया, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। सबकी कोएफिशिएंट सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया और कुछ किया नहीं, उसके बाद हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई के लिए ट्रू है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू करके अगर हम जीरो कर भी देते हैं और ये नॉन जीरो रह भी जाए तो भी ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इनको हर वैल्यू के लिए जीरो होना पड़ेगा और हर वैल्यू के लिए जीरो तभी होगा जब सारे के सारे टर्म जीरो होंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो पी मैट्रिक्स है वही जीरो हो गया, है ना। पी मैट्रिक्स क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि सारी कोएफिशिएंट क्या हो गई? जीरो हो गई। सारे टर्म यहाँ पे क्या हो गए? ये सभी के सभी जीरो हो गए। तो आप इसको m और n को जनरलाइज करोगे तो भी यही होने वाला है, क्योंकि एट द एंड आपको आकर के यहाँ पे कोएफिशिएंट ही कंपेयर करना पड़ेगा इस कोएफिशिएंट को, है ना। बस कोएफिशिएंट आपके ज़्यादा हो जाएंगे, टर्म ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? p को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर जब भी x p y जीरो है और फॉर ऑल x, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू समथिंग एंड y बिलोंग्स टू n×1 देन p इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो ट्रू है हमारे पास, पहला जो है वो हमारे पास क्या है? ट्रू है। दूसरा चेक करना पड़ेगा दूसरा ट्रू है या नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है कि इफ m इज इक्वल टू n, p इज सिमेट्रिक एंड p स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, देन p इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो क्या कह रहा है कि m इज इक्वल्स टू n है, मतलब अब हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। m क्रॉस n, तो m क्रॉस m ही हो गया। और साथ में ये कह रहा है कि p स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। देन क्या कह रहा है? देन कह रहा है कि p को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको चेक करते हैं अगेन। m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, है ना। p कोई मैट्रिक्स होगा, अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है, सो a b और यहाँ पे b और यहाँ पे c। ठीक है, p स्क्वायर जीरो कह रहा है, तो p स्क्वायर जीरो कहने का मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। a b b एंड c इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। ओके, सो ये मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बी ए सॉरी ये आएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी, फिर यहाँ पे आएगा बी ए प्लस सी बी, फिर यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 0 0 0 0। कोएफिशिएंट कहाँ से हमने लिया है? इस टर्म के कोएफिशिएंट हमने लिए हैं रियल से, है ना। आर से लिया गया है सारा कोएफिशिएंट। ओके, यहाँ पे देखो गिवन है सेट ऑफ आर से लेकर रखा है हमने सारा रियल। तो अब रियल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो क्या कर सकते हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, देखो इस टर्म को और इस टर्म को बस डायगोनल एलिमेंट को कंपेयर कर लो, है ना। तो अगर 2x2 का हो या 3x3 का हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बस डायगोनल एलिमेंट को कंपेयर करना है। देखो डायगोनल एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो वो रियल टर्म है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी जीरो के बराबर होगा, है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब बी सी भी जीरो के बराबर होगा, है ना। तो तुम अगर टर्म बढ़ा दोगे तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएंगे, ऐसे टर्म आएंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर टाइप के टर्म आएंगे, है ना। तो फिर वो भी क्या होंगे? जीरो होने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि समथिंग ऑफ स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, अगर सम जीरो है तो जीरो होना पड़ेगा।
तो इसका मतलब ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया और सी भी 0 हो गया। तो ये तुम किसी भी n के लिए ट्रू कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे p हमारा क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, n के लिए ट्रू कर सकते हो, क्योंकि अगर 3 लोगे तो ऐसे आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, और इधर आएगा सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे ऐसे टर्म बनेंगे। ठीक है, तो इधर वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर बस डायगोनल्स के टर्म को कंपेयर करोगे ना 0 के साथ, 0 मैट्रिक्स मान लो इधर बन रही होगी, तो उसी से सब a0 b0 c0 सभी 0 आ जाएंगे। तो कोई भी n के लिए तुम इसको जनरलाइज करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका p इज इक्वल टू 0 इंप्लाई कर रहा है। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि इफ n इज इक्वल टू n, p इज सिमेट्रिक एंड p स्क्वायर इक्वल टू 0, देन क्या होगा, p को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली एक एग्जाम्पल से फिर जनरलाइज करके प्रूफ कर रहे हैं। देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को जनरलाइज करके प्रूफ कर रहे हैं। एग्जाम्पल से बस प्रूफ का एक आइडिया डेवलप हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू, सो फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चीज़ इसमें समझ में नहीं आया। ओके, और अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को प्लीज़ शेयर करें, लोगों के पास वीडियोस पहुंचाएं, जिनको ज़रूरत है उनको इससे काफ़ी हेल्प होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज V इज अ फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R। ओके, हमारे पास ओवर R पे क्या है, एक फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इफ W1 W2 W3 आर सबस्पेस ऑफ V। ओके, देखो W1 W2 W3 क्या है, सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें देखना है। ओके, तो देखो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट होगा। कैसे ट्रू होगा अभी बताऊंगा, अभी कैसे सही है गलत कर रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो गिवन क्या है कि W1 इंटरसेक्शन W2 0। ओके, W1 इंटरसेक्शन W3 0। तो हमें ये बताना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये हमें बताना है। ओके, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम एक एग्जांपल से देखो कैसे करते हैं, हमने एक स्पेस ले लिया R2। ठीक है, V जो हमने ले लिया वो क्या लिया, R2 लिया, तो ये एक स्पेस हो गया। अब हमें पता है कि R2 स्पेस में कोई भी लाइन एक सब स्पेस होता है। तो ये एक लाइन बना लिया हमने, दिस इज योर W1, इसको हमने W1 कहा। और ये लाइन क्या हो गया हमारे पास, वैसे कलेक्शन है x और y सेट का, जहाँ पे y की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये एक सब स्पेस हो गई। एक सब स्पेस ये वाला हो जाएगा, इसको W2 मान लेते हैं। ठीक है, सो W2 हो गया। इसमें कैसे रखेंगे, इसमें ऐसे x और y रखेंगे सच दैट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक लाइन, ये W2 रिप्रेजेंट करेगा, ये W2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये W1 को रिप्रेजेंट करेगा। एक तीसरा लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो देखो यहाँ पे एक तीसरा लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये है हमारे पास W3। और W3 क्या है, W3 हमारे पास है x, x, y इज इक्वल टू x लिया ये लाइन, है ना। तुम कुछ भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू mx सच दैट y इज इक्वल टू x। तो ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे पास एक सब स्पेस है। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो गए, सब स्पेस हो गए। अब एक चीज देखो, जैसे ही हम करेंगे W1 इंटरसेक्शन W2, तो क्या आएगा हमारे पास, सिंगलटन 0। ठीक है, बस एक यहाँ पे 0 मैच इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर अगर करोगे W1 इंटरसेक्शन W3, तो देखो लाइन W1 और W3 को देखो, W1 और W3 केवल और केवल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, केवल और केवल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो W1 प्लस W3 अगर हम करते हैं, सॉरी W2 प्लस W3 करते हैं, तो W2 ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गई, और W3 ये लाइन हो गई। ओके, ये दो लाइन हो गया। तो देखो इस लाइन पे एक पॉइंट हमने उठा लिया 1 1, और इस लाइन पे हमने एक पॉइंट उठा लिया 1 0 या 0 1, एक पॉइंट ये उठा लिया। तो क्या इस दो पॉइंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम पूरा का पूरा R2 स्पेस नहीं जनरेट कर पाएंगे, पूरा का पूरा R2 स्पेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट बन जाएंगे, इसको हम बेसिस के एलिमेंट बना देंगे। और इसका जब सम करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसके हर एलिमेंट का सम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, R2 स्पेस बन जाएगा। ठीक है, W2 प्लस W3 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा R2 स्पेस बन जाएगा। और जैसे W के 1 के साथ इंटरसेक्ट करोगे W2 प्लस W3 का, तो इसका मतलब क्या होगा, W1 के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसका, R2 स्पेस का। तो ये क्या आएगा हमारे पास W1, और W1 तो पूरा का पूरा ये है, पूरा लाइन है, ये पूरा ये लाइन है, मतलब ये पूरा का पूरा पॉइंट है W2 हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सिंगलटन जीरो तो नहीं आया यहाँ पर हमारे पास। तो एक ऑप्शन, एक एग्जाम्पल सही है इनकरेक्ट करने के लिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। देखो बी जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से इसमें सी भी देख लो, सी भी इसी से इनकरेक्ट हो जाएगा। W1 प्लस W2 करो, W1 प्लस W2 क्या आएगा, W1 प्लस W2 करना है तो यहाँ पे मान लो हमने एक एलिमेंट लिया 1 0, ले सकते हैं 1 0, यहाँ पे 0 1 है W2 के पास, तो W1 के पास 1 0 है, W2 के पास 0 1 है, तो पूरा का पूरा R2 जनरेट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से W1 प्लस W3 करो, तो W1 प्लस W3 में W1 के पास 1 0 है और W3 के पास 1 1 है, तो ये भी बेसिस बन जाएगा। तो ये भी पूरा का पूरा R2 जनरेट कर देगा। इसका मतलब ये इक्वल है, पर क्या W1 और W2 और W3 इक्वल है, नहीं इक्वल है। अलग अलग स्पेस देखो, देख सकते हो ना, W2 और W3 अलग अलग स्पेस है, तो इसीलिए सी ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल से, एक ऐसे एग्जाम्पल से इनकरेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या कह रहा है कि W1 जो है V के इक्वल नहीं है, ओके, और स्पैन ऑफ V बाई W जो है V है। देखो इसको क्या करेंगे ना, इसको बेसिस के हेल्प से हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सपोज मान लो कि W1 जो है V के इक्वल नहीं है, तो W1 की कोई बेसिस होगी, मान लेते हैं बेसिस W1 की जो है वो है α1, α2 एंड अल्फा आर। ओके, ये बेसिस W1 की है। V की बेसिस क्या हो सकती है, अगर हमारे पास कोई Li सेट है तो उसको एक्सटेंड करके V की बेसिस बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये Li सेट होगा, इसको एक्सटेंड करके हम V की बेसिस बना पाएंगे, विच इज α1 α2 एंड सो ऑन, अल्फा आर, β1 β2 एंड सो ऑन, मान लो βs। ठीक है, तो ये बेसिस हो गई V की और ये बेसिस हो गई W की। अब ये क्या कह रहा है, देखो अब ये कह रहा है कि, अब ये कह रहा है कि स्पैन V में से W हटा दो। ठीक है, V में से W हटा दो, जो W सेट है उसको हटा दो V में से। तो जैसे W हटाओगे तो इसकी बेसिस क्या होगी, इसकी बेसिस हो जाएगी β1 β2 एंड सो ऑन βs। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि स्पैन ऑफ बेसिस V बाई W ही क्या होगा, यही तो होगा, V बाई W होगा, है ना। पर इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन कितनी है इसकी V बाई W की, S है। ठीक है, और V की डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ V कितनी है, डायमेंशन ऑफ V जो है वो हमारे पास हो जाएगी R प्लस S। ठीक, तो ये दोनों सेम तो नहीं हो सकती ना। इसका मतलब क्या है कि स्पैन ऑफ V बाई W जो है वो कभी भी V को स्पैन नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, ये बेसिस से समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, और आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके बताना। ओके, सो ये देखो क्या है हमारे पास, डी भी आंसर इनकरेक्ट है, सो ए फिर करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे हम क्योंकि ये प्रूफ काफ़ी लेंदी होगा। हमारे पास 3 ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुके हैं, सो ये ए सही हो जाएगा ना। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। ये कह रहा है कि सपोज ट्रांसफॉर्मेशन R4 से Rx, ठीक है, सेट ऑफ Rx क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विच कोएफिशिएंट इज रियल। मतलब Rx का मतलब क्या हो गया, Rx का मतलब हो गया कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल होगा a0 a1x a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x रेज टू द पावर n।
जहाँ पे जो AIs हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, R से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बना लिया हमने R4 से RX पे, और ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ओवर R, और ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -1 1 1, ठीक है, 1 2 3 4, 2 -1 1 0, और इसकी कुछ वैल्यूज आ रही हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो एक चीज़, -3 5 6 6, इनको, क्योंकि 3 ही दिए हुए हैं ना हमारे पास, एलिमेंट तो 3 ही दिए हुए हैं, तो इसके 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही ये आएगा, ठीक है। -1 1 1 1 प्लस 1 2 3 4, है ना, एंड प्लस 2 -1 -1 0, इन 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ओके, 3 ही पे वैल्यू गिवन है। अब देखो क्या है इसमें, एक तो इसका तरीका है कि आप इसको इन जनरल सॉल्व करो, तो सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब क्या करो, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ के आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर अगर सॉल्व करने जाओगे तो अप्रॉक्स 5 मिनट ले लेगा, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 3, अगर आप ABC यहाँ पे रखते हो तो आपके पास 3 अननोन होंगे और 4 इक्वेशन होगा, ठीक है, 3 अननोन होंगे और 4 इक्वेशन होगा, ठीक है। तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन की ज़रूरत है, 3 इक्वेशन की ज़रूरत है, ओके। 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की ज़रूरत है। तो आप 4 इक्वेशन हमारे पास होंगे, 3 अननोन होंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट क्या करना है, हमें यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना है, क्योंकि हमें अपने टाइम को रिड्यूस करना है, ओके। हिट एंड ट्रायल देखो कैसे लगाना है, हिट एंड ट्रायल ऐसे लगाना है कि हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को मैच कर दें। फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैच करोगे और उसके रिस्पेक्ट में अगर सारा एलिमेंट मैच होगा तो सही हो जाएगा, है ना। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने 3 रख दिया, तो फर्स्ट एलिमेंट तो मैच कर गया, बट फिर और एलिमेंट मैच नहीं करेंगे ना, क्योंकि फिर इधर तो 0 रखना पड़ेगा या कुछ और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख करके, नंबर्स को देख करके ध्यान में रख करके आप इसके एलिमेंट को फिक्स करोगे, आपको आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा, ओके। देखो कैसे, इसको अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये 6, ये इसको एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर इसको क्या करते हैं, 2 1 और यहाँ पे -1, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 + 3 आ गया। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे +4 आ रहा है, 4, ओके। यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने मैच कराया है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा, ओके। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो इस कॉम्बिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरे तरीके से देखते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, और मान लो यहाँ पर 2 रख दिया, तो -2, यहाँ पे 1 रख दिया, तो -1, और यहाँ पे -1 रख दिया, ठीक है। तो -3 हो गया, ओके। तो फर्स्ट वाला तो हमने मैच करा दिया, -3। सेकेंड क्या हुआ देखो, 2 यहाँ पे आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 4, और यहाँ पे माइनस माइनस +1 5, सेकेंड भी देखो मैच कर रहा है, अब मैच कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 वेक्टर मैच कर गए हैं तो चांसेस है मैच कर जाएगा। 2 1 ज़ा 2 3, 2 3 5, 5 और +1 6, देखो मैच कर गया। और फिर यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 4 6 एंड 0, तो मैच कर गया, ओके। तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, 1 टाइम्स ऑफ समथिंग एंड -1 टाइम्स ऑफ समथिंग। इस पे सिंपली क्या करो, टी ऑपरेट कर दो, तो टी ऑपरेट करने के बाद क्या बनेगा, ये देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे ओपन होगा, +1 टाइम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 4 एंड प्लस -1 टाइम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 -1
-1 0। अब बाकियों की इमेज हमें पता है, 2 टाइम्स ऑफ ये क्या हो गया, x² प्लस 2x रेज टू द पावर 4 प्लस ये 1 टाइम्स ऑफ ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, 1 माइनस x² और फिर प्लस -1 टाइम्स ऑफ ये हो गया x³ माइनस x रेज टू द पावर 4। सॉल्व करोगे क्या चाहिए, 2x² प्लस 4x रेज टू द पावर 4 1 माइनस x² माइनस x³ प्लस x रेज टू द पावर 4। देखो क्या चाहिए हमें, तो कोइफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 4 का कोइफिशिएंट यहाँ से 4, यहाँ से 1, तो टोटल 5। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके पास एक और तरीका है निकालने का, ABC रखो, 3 इक्वेशन, 3 अननोन होंगे, 4 इक्वेशन बनेगी, कोई भी 3 इक्वेशन उठा करके उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ABC की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वो आप करना, यहाँ पे A रखना, B रखना, C रखना और इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 इक्वेशन आएगी और 3 अननोन आएंगी, ठीक है। 4 इक्वेशन आएगी, 3 अननोन आएगी, ऐसे कंपेयर कर लेना कोऑर्डिनेट वाइज। तो 4 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो कोई भी 3 इक्वेशन को पकड़ करके सॉल्व कर लेना, ओके। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, तो A B एंड C की वैल्यू निकल आएगी और फिर A B C की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करके फिर उस पर T ऑपरेट करना है, जैसे मैंने ऑपरेट किया यहाँ पे। तो आई होप आपको ये पूरा 2020 का गेट का लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस समझ में आएंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, डाउट को कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इसमें से प्रॉब्लम हुआ। और आप अगर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ, उनको भी हेल्प होगा बहुत ज़्यादा। और मैं इस आगे काफ़ी सीरीज़ अभी लाने वाला हूँ गेट पे, तो आप इस चैनल इसके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ओके। थैंक यू सो मच।